हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कवर किया था और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बात करी थी कि डिकम्पोजिशन के बाद हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम अपने बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे और आज ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो टॉपिक्स का होगा। अगर चैप्टर 1 के टॉपिक्स की बात करें तो इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इस चैप्टर में हो जाए, इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी। जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में चैप्टर 1 को लेकर के उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक क्लियरेंस मिले कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपने बचे हुए रिएक्शंस जो कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन है, इनकी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ एडिशनल रिएक्शंस जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनकी भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये डिकम्पोजिशन हो रहा था। आयरन सल्फेट का क्या होता है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा था। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था। लेकिन अब हमें फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ रही थी। हीट क्या है, हीट इज एनर्जी। हीट क्या है, हीट इज एनर्जी, हीट एक एनर्जी है। साथ ही साथ अगर आप यहां ध्यान रखिए, जो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड भी क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था सिल्वर और क्लोरीन में। लेकिन डिकम्पोज हो कैसे रहा था, डिकम्पोज हो रहा था सनलाइट देने की वजह से। डिकम्पोज क्यों हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था सनलाइट देने की वजह से। और सनलाइट में भी तो लाइट एनर्जी है, यहां पर भी तो हम एनर्जी की दे रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहां आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े, ऐसा रिएक्शन जहां आपको एनर्जी देनी पड़े ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो सके, रिएक्शन हो सके, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, मतलब जब तक आप एनर्जी दोगे नहीं रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा नहीं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर आप वाटर वाला देखिए, जब वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, याद होगा आपको, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे थे तो हो क्या रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से वाटर ब्रेक हो रहा था H2 और O2 मॉलिक्यूल्स में। वाटर ब्रेक हो रहा था H2 और O2 मॉलिक्यूल्स में। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आपने क्या क्या दिया है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी। तो देखिए यहां पर भी आप एक एनर्जी दे रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन जहां आपको एनर्जी देनी पड़े ताकि रिएक्शन हो सके, ऐसी रिएक्शन जिनको होने के लिए, ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, ऐसे रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हम अपना रिएक्शन, अगला रिएक्शन पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम सिर्फ समझिए, नाम समझने की कोशिश करिए। हर रिएक्शन अपने नाम में ही काफी है बताने के लिए कि हो क्या रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, किसी को किसी की जगह से हटा देना। डिस्प्लेस करना मतलब किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आप यहां ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर आप डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो यहां जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्शन डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी कंपाउंड से हटा देता है। और सिर्फ हटाता ही नहीं है, वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट खुद ही क्या करता है, उस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को पहले उसके कंपाउंड से हटाता है, फिर खुद ही कंपाउंड बना लेता है। होता है ना स्कूल में, जैसे बैक बेंचर है कोई, थोड़ा ठीक ठाक फिजिक वाला है, अगर उसकी सीट पर कोई दुबला पतला बच्चा बैठ जाता है, उसको मार के भगा देता है, तो वो क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है उसकी जगह से। क्यों, क्योंकि वो ताकतवर है। तो यहां पर भी वैसे ही हो रहा है। यहां पर जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, किसको, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस मतलब हटा दे रहा है उसके कंपाउंड से, उसके कंपाउंड से। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां आप देखिएगा, आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर, आयरन सल्फेट मिल रहा है और साथ ही साथ कॉपर मिलता है। यहां हुआ क्या, यहां आयरन ने क्या किया, यहां आयरन ने क्या किया, यहां आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को मार भगाया, भगा दिया। क्योंकि आयरन क्या है, आयरन मोस्ट रिएक्टिव, आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। अगर कॉपर से कंपेयर किया जाए तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके कंपाउंड से भगाया और खुद ही आयरन ने खुद ही कंपाउंड बना लिया। तो इस तरह का रिएक्शन जहां पर एक एलिमेंट, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करे, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे,
ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा है आयरन हैज रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, यहां पर देखिएगा, यहां पर जो आयरन और कॉपर सल्फेट का जो मैंने एग्जांपल लिया उसको यहां समझिएगा। यहां पर देखिए आयरन नेल, अब जब आप आयरन नेल लेते हो, जब आप आयरन नेल लेते हो, जो आयरन नेल होता है वो इस तरह दिखता है, कुछ बिल्कुल चमकता हुआ है, सिल्वर सा, शाइनी सा। उसके बाद हमने इस आयरन नेल को लिया और हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है। कैसा है? ब्लू। कॉपर सल्फेट किस कलर का है? ब्लू कलर का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें 2 कॉलम क्रिएट करिए। कैसा कॉलम? एक यहां लिखिए कंपाउंड और एक कॉलम बनाइए कलर का। कौन से कंपाउंड का कलर कैसा होता है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा इस चैप्टर का, वहां पर भी मैं ऐसे ही कलर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो वहां आप समझ जाओगे कि कलर का पता होना क्यों जरूरी है। तो यहां पर क्या है, ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप इनिशियली देखो ये कैसे दिख रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, वहीं अगर आप आयरन नेल की बात करो तो ये सिल्वर शाइनी कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसी कॉपर सल्फेट में आपको इस आयरन नेल को डिप कर देना है। जब आप इस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो फेड हो जाएगा या लाइट ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फेडेड या लाइट ग्रीन? लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, जो कलर होगा इसका वो लाइट ग्रीन या फेड हो जाएगा। फेड होने का मतलब धुंधला पड़ जाएगा या लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये कलर में चेंज क्यों आया, ये कलर क्यों चेंज हो गया सॉल्यूशन का? और वही आयरन नेल जो आपने डिप करा था वो कुछ ऐसा था दिखने में, लेकिन जब आप उसको बाहर निकालोगे तो आयरन नेल कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्राउनिश लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट का कलर एक तो लाइट ग्रीन हो गया ब्लू से, और आयरन नेल क्या हो गया, उसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ गई। ये हुआ क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जब आयरन को आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया, जब आयरन को आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया तो डिप करने से हुआ क्या, आयरन ने कॉपर सल्फेट को उससे सॉल्यूशन से हटाया, और उसके सॉल्यूशन से हटाने की वजह से कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो ब्लू नहीं रह गया, आयरन सल्फेट बनने की वजह से वो लाइट ग्रीन हो गया। साथ ही साथ जो आयरन जो था, जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ, वो कॉपर डिस्प्लेस होने के बाद आयरन नेल के ऊपर आकर के स्टिक हो गया, जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। जो कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ वो कहां आकर डिपॉजिट हो गया? आयरन नेल के ऊपर। और ये आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से ये आयरन नेल का जो कलर है वो ब्राउनिश हो गया। जो पहले शाइनी कलर था वो क्या हो गया? ब्राउनिश हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू लाइट ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है जब आयरन नेल उसमें डिप होता है? क्योंकि यहां रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां आयरन कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है, जिस वजह से जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू से क्या हो जाता है? लाइट ग्रीन या फेड हो जाता है। और वहीं आयरन के ऊपर एक कॉपर सल्फेट की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाती है, जो इस वजह से आयरन नेल हमारा ब्राउन कलर का दिखने लगता है। अब हम अपने अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हम अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां एक टेबल है जो आपको चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में मिल जाएगा। यहां पर ये रिएक्टिविटी है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अधिकतर मेटल्स में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? मेटल्स में देखा जाता है। तो यहां पर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, हमने यही पढ़ा अभी। तो यहां पर देखिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे रिएक्टिविटी घट रही है। क्या हो रही? रिएक्टिविटी घट रही है। अगर आप बात करिए, जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट में आप ऐड करते हैं, जब जिंक को आप कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं, तो क्योंकि देखिए जिंक देखिए कहां पर है, जिंक यहां पर है, कॉपर यहां पर है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब क्या होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा। वहीं अगर आप लेड और कॉपर की बात करिए, लेड और कॉपर, तो लेड भी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड भी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्या होगा, जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को हटा करके लेड क्लोराइड बना लेगा, वो लेड क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्टिविटी टेबल है जहां से आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं। मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं मैं आयरन सल्फेट ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं।
मैं आयरन सल्फेट ले लेता हूं और उसमें मैं कॉपर ऐड करता हूं, तो अब बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो आप टेबल से देख पा रहे होगे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभी बात क्या हुई, जो ज्यादा रिएक्टिव वो डिस्प्लेस करेगा। तो क्योंकि कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं, वो लेस रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम अपने अगले रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसा डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस करना मतलब किसी को उसके कंपाउंड से हटा देना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहां पर आप एग्जांपल देखिए, यहां जो बैरियम क्लोराइड है, यहां जो बैरियम क्लोराइड है और यहां जो सोडियम सल्फेट है, यहां जो बैरियम क्लोराइड है, यहां जो सोडियम सल्फेट है, यहां हमारे दो कंपाउंड्स है। यहां पर ये सॉल्यूशन फॉर्म है। सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब कि इन दोनों को हमने पानी में मिक्स करके इनका सॉल्यूशन बना लिया। तो इनके अब सॉल्यूशन का रिएक्शन हम कराएंगे। यहां पर दो हमारे कंपाउंड्स हैं, दो सॉल्यूशंस है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को हम आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हमें अपने जो प्रोडक्ट में हमें बैरियम सल्फेट मिलता है और साथ में सोडियम क्लोराइड मिलता है। बैरियम सल्फेट मिलता है और साथ में सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो हुआ क्या, यहां पर बैरियम क्लोराइड ने अपना आयन और सोडियम सल्फेट ने अपना आयन एक्सचेंज कर लिया। सोडियम ने अपना आयन SO4 बैरियम को दे दिया, वहीं बैरियम ने अपना आयन जो कि Cl2 था वो किसको दे दिया? सोडियम को दे दिया। तो यहां इन्होंने अपने आयन को एक्सचेंज किया। यहां पर इन्होंने क्या हुआ, अपने आयन को एक्सचेंज किया। तो जब अपने आयन को एक्सचेंज किया तो जिस वजह से क्या हो गया, यहां पर जो प्रोडक्ट मिला वो हमें कुछ ऐसा मिला, BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड मिला। तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां देखिए दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार सल्फेट बैरियम के पास जा रहा है, बैरियम ने क्या किया, बैरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया और सोडियम ने क्या किया, बैरियम को डिस्प्लेस किया और दोनों ने आपस में एक दूसरे के आयंस को लिया और कंपाउंड बना लिया। इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी मैं कह रहा हूं आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, क्लोरीन को मैंने आयन बोला या सल्फेट को मैंने आयन बोला, तो उसके पीछे रीजन है। देखिए यहां पर क्या है, यहाँ क्लोरीन जो है उसने बैरियम से इलेक्ट्रॉन ले रखा था, बैरियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए थे। तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बैरियम ने एक क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिया। तो इस तरीके से बैरियम ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखे थे। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्लोरीन अभी क्या, किस फॉर्म में है? क्लोरीन अभी आयनिक फॉर्म में। आपको पता है ना क्लोरीन क्या है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो आयन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अगर कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो निगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ क्लोरीन एक निगेटिव आयन है। वहीं सल्फेट की बात करें, सोडियम सल्फेट में, तो सोडियम सल्फेट में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो डोनेट कर सकता है और सल्फेट को चाहिए दो। सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो सोडियम ने मिलकर सल्फेट को एक सल्फेट की नीड को पूरा किया, दो सोडियम ने मिलकर एक सल्फेट की नीड को पूरा किया। तो यहां पर सल्फेट भी क्या, आयन बन चुका है, क्योंकि उसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो यहां पर सोडियम ने अपना आयन जो कि सल्फेट है और बैरियम ने अपना आयन जो कि क्लोरीन है आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां लिखा है ना, द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। किसका एक्सचेंज? आयंस का एक्सचेंज। अपना आयन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, जो लास्ट में हमने रिएक्शन पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है कभी कभी ऐसे रिएक्शंस, कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्शन होता है ना तो रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगता है, या कोई एक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? देखिए प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, या सॉलिड प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड चीज होती है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होती है। वाटर में क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। जैसे कि अगर आपने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया, अगर आपने सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ क्या किया? मिक्स किया, तो उसके बाद बैरियम सल्फेट मिला और साथ में सोडियम क्लोराइड
मिला। तो ये बेरियम सल्फेट को अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। किस फॉर्म में दिखाई देगा? व्हाइट पाउडर। अब आपने दो सॉल्यूशंस लिए थे, सॉल्यूशंस लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया, अभी तक सॉलिड जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। दो आपने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, आपने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, इनको आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अचानक से आपको एक व्हाइट पाउडर जैसा सॉलिड चीज आपको बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब या बॉटम ऑफ द बीकर, जिसमें भी आप ये अपना एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये व्हाइट पाउडर जो आपको दिख रहा है अभी, जो नीचे सेटल डाउन हो गया है, वो क्या है? वो एक प्रेसिपिटेट है। क्यों? क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है वो बैरियम सल्फेट कर रहा है, बैरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, एक सॉलिड, एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हुआ, जो कि क्या हुआ? जो कि सॉल्युबल नहीं है पानी में, उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। देखो प्रेसिपिटेट के बारे में लिखा है मैंने, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऐसी चीज जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकती, अगर वो फॉर्म हो रही है तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अपने लास्ट रिएक्शन, इस चैप्टर के लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें जो भी मैंने लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जहां पर किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो, क्या हो? ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। यानी आपने रिएक्शन कराया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था, लेकिन प्रोडक्ट में आप देख पा रहे कि वहां हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा जब होता है तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन, कोई एलिमेंट रिएक्शन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी को, अगर रिएक्शन के दौरान कोई भी एलिमेंट या कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देता है, तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है? उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ नॉन मेटल, अगर कोई रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ नॉन मेटल ऐड हो रहा होगा, अगर किसी रिएक्शन में मतलब रिएक्शन होने के बाद अगर किसी भी एलिमेंट में आपको नॉन मेटल ऐड होता दिखाई दे जाए, तो समझ जाना वहां पर भी क्या हुआ है? वहां पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है। यहाँ एडिशन की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ दोनों जगह, ठीक है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट है जिसमें रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है, तो भी उसका क्या मानेंगे? उसका रिडक्शन हुआ है, ऐसा मानेंगे। साथ ही साथ अगर कोई किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिएक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसे इलेक्ट्रॉन मिल गया कहीं से, तो ऐसा रिएक्शन भी क्या कहलाता है? ऐसा रिएक्शन भी रिडक्शन, ऐसे रिएक्शन में भी हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। या फिर किसी एलिमेंट में किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट में मेटल ऐड हो जाए, किसी एलिमेंट में मेटल ऐड हो जाए, रिएक्शन होने के बाद मेटल ऐड होता हुआ आपको दिखाई दे, तो ऐसा, इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको देख करके आप बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है, इसमें जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया, कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया,
तो हुआ क्या, कॉपर हमें मिला और साथ में हमें H2O मिला। आप यहां क्लियरली देख सकते हो, यहां कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है हाइड्रोजन गैस पास कराने से। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराने से जो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो क्या हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है। इसका मतलब यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। यहां पर कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। वहीं अगर आप नोटिस करिएगा तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा तो उसका रिडक्शन हुआ, लेकिन आप एक चीज ये भी नोटिस करिए कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। रिएक्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई देगा कि हाइड्रोजन में क्या हो चुका, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन पढ़ा। तो यानी यहां पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, अभी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ ये हम समझ गए। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नहीं सर ऑक्सीडेशन तो कॉपर का हुआ, सॉरी रिडक्शन तो कॉपर का हुआ, ऑक्सीडेशन तो वाटर का हुआ। देखिए कॉपर जो है वो रिडक्शन के बाद बना, कॉपर रिडक्शन होने के बाद मिल रहा है। पहले कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ फिर कॉपर मिला, रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हुआ तभी जाके हमें कॉपर मिला। तो कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है यहां पर, यहां रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, पहले उसका ऑक्सीजन हटा। ऑक्सीजन जिसमें से हटेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ऑक्सीजन जिसमें से हटेगा उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा, ना कि कॉपर से। इस पूरे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा है, कॉपर का ऑक्सीजन नहीं हटा। सिर्फ कॉपर तो ऑक्सीजन हटने के बाद मिला ना हमें। ऑक्सीजन हटा किसका, ऑक्सीजन हटा कॉपर ऑक्साइड का। तो जिसका ऑक्सीजन रिमूव होता है उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर ऑक्साइड का। अच्छा, ऑक्सीजन ऐड किस में हुआ, ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन में हुआ। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुआ तब हमें वाटर मिला। यानी वाटर जो हमें मिल रहा है वो ऑक्सीजन के ऐड होने के बाद यानी ऑक्सीडेशन के बाद मिला। तो ऑक्सीडेशन जब हुआ तब वाटर बना, ऑक्सीडेशन जब हुआ हाइड्रोजन का तब वाटर बना। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, हाइड्रोजन का। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसलिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। अच्छा, यहां दो चीजें और हमें समझनी है, वो दो चीजें होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती हैं। देखिए अगर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ना पास कराते, अगर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ना पास कराते तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होता, यानी कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं हटता। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन हटा किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। तो जिसकी वजह से किसी का रिडक्शन हो, जिसकी वजह से किसी का रिडक्शन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हाइड्रोजन की वजह से कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटाए तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहां सिंपल सा आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने किसी से ऑक्सीजन लिया होगा। कभी कभार ऐसा होता है या मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन तभी हुआ जब इसने किसी से ऑक्सीजन लिया। तो अगर इसने किसी से ऑक्सीजन लिया दैट मींस इसकी वजह से उस चीज का ऑक्सीजन हटा होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब आप आगे समझी गए हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अगर हाइड्रोजन गैस जब आपने पास कराया था तो अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता, हाइड्रोजन गैस पास कराते समय अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन मिला किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन मिला है कॉपर ऑक्साइड की वजह से। तो यहां जिसकी वजह से किसी को ऑक्सीजन मिले, जो या फिर जो ऑक्सीजन देने का काम करता है, जिसकी वजह से किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिले या जो ऑक्सीजन देने का काम करता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप लगा सकते हो लॉजिक कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट, चलिए ठीक। अब यहां दो और एग्जांपल है, यहां पर आप खुद बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आप खुद बताइए यहां देख करके किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। मैं 2 मिनट देता हूं आपको।
बताइए, चलिए देखिए करते हैं। यहां साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ मिलता है तो हमें प्रोडक्ट में जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो यहां जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा और उसके बाद हमें जिंक मिला, तो यहां जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, यहां पर रिडक्शन हुआ है। अच्छा, यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कार्बन में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि कार्बन के ऐड होने से जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा, कार्बन को ऐड करने से जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा, तो कार्बन ही क्या है हमारा, कार्बन ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन ही हमारा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो अगर जिंक ऑक्साइड ना होता तो कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर यहां पर जिंक ऑक्साइड ना होता तो कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। यहां ऑक्सीजन देने का काम किसने किया है, जिंक ऑक्साइड ने किया है, तो हमारा जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, करिए इसे, करिए इस एग्जांपल। चलिए अच्छा देखते हैं। यहां मैग्नीज ऑक्साइड था, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया और हमें मैग्नीज क्लोराइड मिला, वाटर मिला और क्लोरीन मिला। अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो मैग्नीज ऑक्साइड से क्या हो गया, वो मैग्नीज क्लोराइड हो गया। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड से वो क्या हो गया, मैग्नीज क्लोराइड हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां ऑक्सीजन हट गया, मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अच्छा, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं हम, यहां पर यहां मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन किसने हटाया, HCl ने हटाया, लेकिन HCl में भी किसने हटाया, आप देख सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड जो कि आपका रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में आपको मैग्नीज क्लोराइड मिला है, तो कहीं ना कहीं इस क्लोरीन ने क्या किया, इस जो HCl में प्रेजेंट क्लोरीन था, इस क्लोरीन ने यहाँ के ऑक्सीजन को हटाया होगा और क्या किया होगा, खुद ही जाके मैग्नीज के साथ कंपाउंड बना लिया होगा। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये HCl आपने ऐड किया है, कहीं ना कहीं इसका जो Cl है, इसका जो क्लोरीन है, उसने क्या किया, यहाँ मेन रिडक्शन करने का काम किया है। और ये तो यहाँ पर जो मेन ऑक्सीजन हटाने का काम था वो क्लोरीन का था, तो यहाँ पर यानी क्लोरीन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को हटाया है मैग्नीज से, तो ऑक्सीजन को हटा करके मैग्नीज का रिडक्शन कराया है। साथ ही साथ इस क्लोरीन ने अपना हाइड्रोजन भी रिमूव करा लिया। आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या था, जुड़ा हुआ था, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी प्रोडक्ट में क्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जिसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसका भी ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर HCl का ऑक्सीडेशन हुआ, HCl ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडाइज होकर के हमें क्या बनाया, क्लोरीन बनाया। यहाँ HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है और HCl का ऑक्सीडेशन होकर के क्लोरीन बन रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन में भी तो वाटर ऐड हुआ, जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही क्या हो गया, HCl का ही पूरा ऑक्सीडेशन हुआ है और साथ में आपको वाटर और क्लोरीन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन मैंने ये बोला कि HCl ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन बना रहा है, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ HCl में जो Cl है उसने मेन रिड्यूस करने का काम किया, HCl में जो प्रेजेंट Cl है उसने मेन रिड्यूस करने का काम किया है, जिस वजह से हम मान के चलेंगे कि हमारा जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्लोरीन का हुआ है। किसका हुआ है, क्लोरीन का। और आपने यहां पर अगर हमने MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड में HCl को ऐड किया है तो तभी जाकर के मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, तो इसलिए HCl हमारा क्या हो जाएगा, HCl हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऐड होने से मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटा, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और HCl इसीलिए ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि आपने उसमें मैग्नीज ऑक्साइड को ऐड किया। HCl इसीलिए ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि उसमें आपने मैग्नीज ऑक्साइड को ऐड किया, तो मैग्नीज ऑक्साइड को ऐड करने से हमारा HCl ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसलिए मैग्नीज ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा।
तो अभी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बस उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ही मेन काम करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब के क्वेश्चंस को, रिएक्शंस को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चैप्टर एक तरीके से हमारा पूरा हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बोर्ड से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।